नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आज का एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में हम यूपी उत्तराखंड के हर कोने की खबर आपको बताते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ते हैं। आज हमारे साथ लखनऊ से शैलेश अरोड़ा जुड़ रहे हैं, मेरठ से निखिल अग्रवाल, वाराणसी से नीतीश पांडे, प्रयागराज से सर्वेश दुबे और देहरादून से रॉबिन सिंह चौहान जुड़ रहे हैं। ये सभी संवाददाता उन तमाम खबरों के बारे में जानकारी देंगे जो आज महत्वपूर्ण रहने वाली हैं, जो आज एजेंडा बन सकती हैं। और हमारे सहयोगी जो हैं वो लगातार इसकी जानकारी देंगे। इससे पहले हम उनसे बातचीत करें, एक बड़ी खबर से जो है आपको रूबरू करा देंगे। उन्नाव से बड़ी खबर आ रही, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से 3 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर। और इन दिनों अमूमन सर्दियों के मौसम में हम देखते हैं कि इस तरह के खबरें ज्यादा आती हैं। एक्सीडेंट्स की जो है वो ज्यादा आती है। कई बार धुंध वजह बनती है, कई बार रफ्तार, कई बार विजिबिलिटी जो है वो, अब जैसे हमने शुरुआत में धुंध का जिक्र किया, और कुछ हद तक लोगों की लापरवाही भी, और फॉग लाइट का इस्तेमाल नहीं करते हैं कुछ जगहों पर, और इस वजह से हादसे होते हैं। 3 लोगों की मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने एसयूवी कार में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कार सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। आप अंदाजा लगाइए कितनी जोरदार ये टक्कर रही होगी। पति, पत्नी और बच्चा था उस गाड़ी में, तीनों की मौत हो गई। तीनों शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोतवाली अजगैन के नवाबगंज पक्षी विहार के सामने की एक घटना है। अनुज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनुज, पूरी खबर बताइएगा, किस वजह से हादसा हुआ ये? शायद संपर्क नहीं हो पाया है, बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दुखद खबर। और अपील भी हम करते हैं जब इस तरह की खबरें पढ़ते हैं तो यही एक जहन में रहता है कि कुछ हद तक आप भी थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि कई बार आपकी गलती से दूसरे व्यक्ति की जान चली जाती है। तो लिहाजा वहां पर थोड़ी सी जिम्मेदारी समझिए, रफ्तार कम रखिए। मौसम भी इसी तरह का है। बेहद ही दुखद खबर। एसयूवी गाड़ी में टक्कर मारी अज्ञात वाहन ने, और पति, पत्नी और एक बच्चा, परिवार उजड़ गया है। बेहद ही दुखद। हादसे में पति, पत्नी और बच्चे की मौत हो गई है। अज्ञात वाहन ने जो है टक्कर मारी थी एसयूवी गाड़ी में, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जरा गाड़ी की स्थिति देखिए, किस तरह जो गाड़ी की स्थिति है, और आप अंदाजा लगाइए कि गाड़ी के अंदर बैठे व्यक्ति की क्या हालत हुई होगी। सर्दियों में अब मौसम के हिसाब से भी आप अपने शरीर की क्षमता को समझ पाते हैं कि आप कितना सरवाइव कर पाते हैं, और अब मौसम किस तरह का है। देखिए जरा गाड़ी की हालत जो है वो आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अंदर जो लोग रहे होंगे, बच्चा भी था इसके अंदर एक, तीनों की मौत हो गई है। अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। और अनुज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनुज, पूरी खबर बताइएगा। जी जीनत, आपको बता दें कि ये नवाबगंज थाना क्षेत्र के पक्षी विहार के पास का मामला है, जहां पर आज सुबह तकरीबन 5 बजे फॉर्च्यूनर कार जा रही थी। अज्ञात वाहन ने उसे पीछे से टक्कर मारी है, जिसके बाद दर्दनाक हादसा होता है। कार सवार पति, पत्नी और नवजात बच्चे की मौत हो जाती है। फिलहाल पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं जो अज्ञात वाहन है जीनत, उसका अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। जी जीनत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। अज्ञात वाहन का पता नहीं चल पाया, लेकिन अब गाड़ी का हम जिक्र करें, फॉर्च्यूनर गाड़ी का जिक्र जो हमारे सहयोगी ने भी अपडेट दी है। और एक बच्चा था, नवजात था, यानी कि बहुत छोटा सा बच्चा था। देखिए कितना विचलित करने वाली ये खबर है। किसी और की लापरवाही की वजह से एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। वाहन भी अज्ञात था। अभी कितना वक्त लगेगा उस वाहन चालक तक पहुंचने में, वाहन किसका था, क्या उन्होंने किसी तरह से भी अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की, लेकिन दुखद खबर। एक और बड़ी खबर आ रही है हापुड़ से, जहां एनआईए की टीम ने एक बार फिर से छापेमारी की है। एनआईए की ये छापेमारी तीसरी बार हुई है। हापुड़ में एक बार फिर से एनआईए छापेमारी करी है। एनआईए की तीसरी बार की छापेमारी में एनआईए ने 2 संदिग्धों को उठाया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। गढ़कोतवाली के बदरखा अठसैनी गांव से हिरासत में लिया गया। पहले भी 2 बार रेड कर चुके एनआईए की टीम की बात करें तो जनपद में 3 बार जो है
रेड किया है उन्होंने, ऐसे भी संकेत है एनआईए कर सकती है बड़ा खुलासा। संदिग्ध आतंकियों की सेफ हाउस बनता जा रहा है हापुड़ जो है, कुछ क्वेश्चन मार्क है हापुड़ को लेकर कि अमूमन यहां से कुछ संदिग्ध जो है पकड़े जा रहे हैं, और इस तरह से एक सवाल है कि क्या ये सेफ हाउस है। अब इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद जो है कुछ फैक्ट्स निकलेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो टीम जो शेयर करेगी कि आखिर क्या किस तरह की गतिविधियों में जिन लोगों को पकड़ा गया है शामिल थे, क्या कुछ उन पर आरोप है। विपिन गिरी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विपिन, क्या कुछ आधार था जिनकी वजह से इन्हें गिरफ्तार किया गया है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा एनआईए की जो छापेमारी हुई है, इससे पहले भी एनआईए की टीम ने 2 जगह छापेमारी की थी और तीसरी बार छापेमारी हुई, जिसमें 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है एनआईए की टीम ने। बताया जा रहा है कि जो मौलाना को इससे पहले मस्जिद से गिरफ्तार किया था, उसकी निशानदेही पर ही इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि इससे पहले जो एनआईए की टीम ने छापेमारी की थी उसमें चिप का जिक्र था और कुछ किताबों का जिक्र था। वो चिप के आधार पर ही एनआईए ने अब दोबारा से इन 2 गांवों में छापेमारी की है और 2 युवकों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि एक बड़ा साजिश का खुलासा हो सकता है, क्योंकि जनपद में तीसरी बार एनआईए टीम ने छापेमारी की है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो तीसरी बार छापेमारी हुई है, निशानदेही के आधार पर ही किसी किताब का भी जिक्र है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार जो है यहां पर करना होगा। हो सकता है कि कोई स्टेटमेंट आए। एनआईए की तीसरी बार छापेमारी है हापुड़ में। और अब शुरुआत करेंगे हमारे सहयोगियों से, क्योंकि वो तमाम खबरें जो हैं वो साझा करते हैं। कौन सी वो खबरें हैं जो आज आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपको जो जाननी चाहिए। और हम शुरुआत करेंगे सर्वेश दुबे से। प्रयागराज में क्या होने वाला है आज और क्या हो रहा है वहां पर, सर्वेश बताइएगा। देखिए, प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक मेला चल रहा है, प्रयागराज कुंभ 2019, और आज यहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का दौरा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बताया जा रहा है कि दूसरे राष्ट्रपति हैं भारत के जो कुंभ मेले में आ रहे हैं। इससे पहले देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी कुंभ मेले में आ चुके हैं, और जिस तरह से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने कुंभ मेले की ब्रांडिंग की थी और तमाम वीवीआईपी दूसरे देशों के राजनयिक यहां पर पहुंचे थे कुंभ मेले से शुरू होने से पहले, अब राष्ट्रपति के दौरे के बाद निश्चित तौर पर इसकी ब्रांडिंग और तेज होगी और तमाम अभी ये 4 मार्च तक मेला चलेगा, तो और भी लोग इसमें आएंगे। राष्ट्रपति के कार्यक्रम की अगर बात करें तो मैं बता दूं कि राष्ट्रपति करीब 9:35 पर बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से हेलीकॉप्टर के जरिए वो अरैल में डीपीएस में बनाए गए हेलीपैड पर उतरेंगे और वहां से वो संगम नोज आएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संगम नोज पर पूजा अर्चना करेंगे, गंगा आरती में हिस्सा लेंगे, उनके साथ साधु संत भी मौजूद रहेंगे और यहीं से राष्ट्रपति बालसन चौराहे पर स्थापित की गई है महर्षि भारद्वाज की विशाल प्रतिमा, उसका अनावरण यहीं से करेंगे। और इसके साथ ही साथ साधु संतों से यहाँ पर मुलाकात का भी उनका कार्यक्रम है और करीब 11:30 बजे यहाँ से राष्ट्रपति अरैल जाएंगे और अरैल में परमार्थ निकेतन का शिविर लगा हुआ है चिदानंद स्वामी सरस्वती का, तो वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर एक विश्व शांति के लिए हवन यज्ञ हो रहा है, उसमें आहुति डालेंगे राष्ट्रपति। इसके साथ ही साथ गांधीवादी विचारकों की एक गोष्ठी भी आयोजित हो रही है हरिजन सेवा संघ की ओर से, जिसमें करीब 400 गांधीवादी विचारक हरिजन सेवा संघ के होंगे और पूरे देश और दुनिया के लगभग हजारों गांधीवादी विचारक होंगे और गांधी के विचारों की प्रासंगिकता पर उसमें चर्चा होगी, विचार विमर्श किया जाएगा। उसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे और 12:30 बजे तक राष्ट्रपति वहां पर रहेंगे, जिसके बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे। तो लगभग 3 घंटे का कार्यक्रम राष्ट्रपति का प्रयागराज में रहेगा और इस दौरान सीएम योगी के साथ ही साथ गवर्नर राम नाइक भी रहेंगे, जो कि राष्ट्रपति की अगवानी करेंगे और उनके साथ पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही साथ योगी कैबिनेट के कई मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है आपने साझा की। और शैलेश भी हमारे साथ हैं लखनऊ से। शैलेश, यूपी की बड़ी खबरें, और जब हम लखनऊ का जिक्र करते हैं तो वो कौन सी खबरें रहने वाली हैं आज जो एजेंडा बन सकती है?
जीनत, देखिए अगर यूपी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा यहाँ की चर्चा जो है वो सियासत को लेकर है। आगामी लोकसभा चुनाव में जिस तरह से सियासत गर्म हो रही है, अगर हम बुधवार की बात करें तो जिस तरह का एक हैपनिंग डे रहा था पूरे सियासी दलों में, चाहे वो जयंत चौधरी की अखिलेश यादव से मुलाकात रही हो, चाहे कांग्रेस के यूपी प्रभारी गुलाम नबी का यहाँ आना रहा हो, या भाजपा के यूपी प्रभारी जेपी नड्डा का यहाँ पर आना हो, तो उसने कहीं ना कहीं यहाँ की जो सियासत है उसको और गर्म किया है। सभी दल जो है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर समीकरण बैठाने में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं हर दल ये इशारा दे रहा है कि वो गठबंधन के लिए तैयार है। हालांकि अलग अलग तरह से है। जैसे अगर हम बात करते हैं सपा बसपा के गठबंधन की, तो कल जब जयंत चौधरी अखिलेश यादव से मिले तो सूत्रों की माने तो वहां पर 4 सीटों को लेकर चर्चा हुई है, जिसमें से 3 सीटें जो है वो आरएलडी को दी जा सकती है, कि 1 सीट पर सपा जो है वो आरएलडी के टिकट से अपने प्रत्याशी को लड़वा सकता है। हालांकि इसका अभी आधिकारिक पुष्टि किया जाना बाकी है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं किस तरह से सभी दल जो है उनका सिर्फ एक एजेंडा है, सबसे बड़ा यूपी को फतेह करना, क्योंकि यूपी में 80 लोकसभा की सीटें हैं। ऐसे में यहां से जो चुनाव जीतेगा वो लोकसभा चुनाव का रास्ता खोलेगी पार्टी अपने लिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो गुलाम नबी यहां पर आए, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जो लोग कांग्रेस को कम आंक रहे हैं वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने बातों में यह भी इशारा दिया कि गठबंधन के लोग अगर उनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो कांग्रेस कुछ सीटें छोड़ सकती है, लेकिन साफ तौर पर यह भी उन्होंने कहा कि अधिकतर सीटों पर कांग्रेस जो है वो अपने प्रत्याशी उतारेगी और खुद चुनाव लड़ेगी। कल की अगर हम बात करते हैं राजधानी लखनऊ में जो कांग्रेस का यूपी का मुख्यालय है, वहां की अगर हम नजारे की बात करते हैं कल की, तो जहां पर सन्नाटा पसा हुआ नजर आता था, कल का दिन ऐसा रहा कि वहां पर हर समय जाम की स्थिति रही। कार्यकर्ता जो थे उनमें काफी जोश दिखाए, तो इससे भी कहीं ना कहीं लगता है कि वो पूरी तैयारी के साथ है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की जो यूपी में प्रस्तावित रैलियां हैं उस पर भी कल चर्चा की थी अपने कार्यकर्ताओं के साथ, और उनसे साफ कहा था कि वो अधिक से अधिक संख्या में यहां पर पहुंचे। 22 तारीख को अमेठी में भी राहुल गांधी का आने का कार्यक्रम है। हालांकि ये कार्यक्रम पहले एक बार था, लेकिन वो किसी वजह से रह गया था, जिसके बाद अब 22 तारीख को राहुल गांधी यहां पर आएंगे, जिसके बाद ये हलचल और तेज हो जाएगी। अगर भाजपा की बात करते हैं तो जेपी नड्डा ने साफ तौर पर यहां पर कहा कि यूपी में अभी तक उनकी 73 सीटें हैं, आगामी लोकसभा चुनाव में ये 74 होंगी या उससे ज्यादा हो जाएंगी। इसके बारे में उन्होंने साफ तौर पर कहा। इसके अलावा उन्होंने जो भाजपा की कोर कमेटी है उसके सदस्यों के साथ बैठक की, उसमें संगठन के भाजपा के जो पदाधिकारी हैं वो शामिल रहे। बिल्कुल शैलेश, आपने काफी बारीकी से जो है तमाम खबरों से रूबरू कराया। रॉबिन सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रॉबिन, उत्तराखंड की बात करें और हम देहरादून की खास तौर से, तो कौन सी खबरें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है आज? देखिए, आज जो सबसे महत्वपूर्ण जो खबर है जीनत, वो सबसे बड़ी खबर ये है, एक खुशखबरी है खासतौर पर देहरादून और पिथौरागढ़ के रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए, क्योंकि आज से हवाई सेवा जो है शुरू होने वाली है। ठीक 9:30 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से ये सेवा शुरू होगी। 9 सीटर विमान है जिसमें जो है देहरादून से पिथौरागढ़ तक का जो सफ़र है वो किया जा सकेगा। बेहद आसान हो जाएगा ये सफ़र। अभी तक एक दिन लगभग 15 से 18 घंटे लग जाते थे आपको देहरादून से पिथौरागढ़ जाने के लिए। पिथौरागढ़ सीमांत इलाका है, बॉर्डर का ज़िला है, 2 देशों से उसकी सीमाएं चीन और नेपाल से जुड़ती हैं। तो ऐसे में जो लोग वहाँ के रहने वाले लोग हैं या जो यहाँ लोग पिथौरागढ़ के देहरादून के रहते हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बहुत लंबे समय से इस सेवा का इंतज़ार था और आखिरकार अब ये सेवा शुरू हो रही है, तो बहुत राहत लेकर ये सेवा आ रही है। ये जो उड़ान केंद्र सरकार की जो उड़ान योजना है उसके अंतर्गत ये सेवा शुरू की जा रही है। एक लंबे समय से इंतज़ार था, कई बार अलग अलग चरणों में बातें होती रहीं, कुछ ट्रायल लैंडिंग्स भी हुई, लेकिन उसके बाद भी परवान नहीं चढ़ पाई थी ये योजना। लेकिन अब एक खुशी का मौका है देहरादून के लोगों के लिए, पिथौरागढ़ के लोगों के लिए। दूसरी एक महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट कमेटी की, जिसमें जो प्राकृतिक स्रोत हैं उनके जो धीरे धीरे सूख रहे हैं उनके मैनेजमेंट को लेकर एक नीति बनाई जाएगी। वन विभाग के प्रयासों से ये बैठक हो रही है और बड़ी महत्वपूर्ण उत्तराखंड के लिहाज से इसलिए है जीनत, क्योंकि जो ज़्यादातर जो जलापूर्ति है, जो पानी की जो पूर्ति की होती है गाँव के इलाकों में, वो प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर होती है। तो ऐसे में अगर ये स्रोत सूख जाएंगे तो एक बड़ा संकट पानी को लेकर गहरा सकता है। ठीक है रॉबिन, आपके पास हम आएंगे, इसको और बारीकी से बात करेंगे। मेरठ का भी रुख करेंगे, हम वाराणसी भी जाएंगे, लेकिन हमारे इस खास बुलेटिन में हम आपको तमाम वो खबरें बताते हैं जो कि एजेंडा बन सकती है। और हम सीधा रुख करेंगे वाराणसी का। नीतीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नीतीश, आज वो कौन सी बड़ी खबरें हैं जो एजेंडा बन सकती हैं? 3
तीन खबरें हैं जिन पर हमारी खास नजर रहेगी। पहली खबर बनारस से है। 21, 22 और 23 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाना है। सूचना है, जो प्राथमिक सूचना है, इस सम्मेलन के, इस दिवस के आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ राष्ट्रपति भी मौजूद होने वाले हैं और इसे लेकर तैयारियां जबरदस्त तौर पे की जा रही हैं। अस्थायी तंबुओं का शहर बनाया गया है एढ़े गांव में। ये एढ़े गांव जो अगर बात करें तो इस तंबू का शहर जो ये है 43 हेक्टेयर में बना है। 3 क्लास की सुविधाएं इसमें दी गई हैं और 5 स्टार क्लास की सुविधाएं टेंट के भीतर दी गई हैं। आपको बता दें जीनत कि ये पूरा जो तंबू का शहर है ये लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसमें 3D तकनीक से बाबा विश्वनाथ के दर्शन की भी व्यवस्था कराई जा रही है। इसके साथ ही विश्वनाथ कॉरिडोर भी यहाँ आने वाले मेहमानों को दिखाया जाना है। लिहाजा टेंट सिटी में किस तरह की सुविधाएं होंगी, क्या खास होगा टेंट सिटी में और इसका आकर्षण लोगों को कितना लुभा रहा है, इस पर हमारी खास नजर रहेगी। ठीक बात है। और निखिल भी हमारे साथ है। निखिल, पश्चिमी यूपी में आज क्या कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है, होने वाला है, या ऐसी खबरें जिन पर नजर रहेगी? देखिए जीनत, सबसे पहले बात करेंगे मौसम की, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठिठुरन का माहौल है। सर्द हवाओं ने लोगों को ठिठुरा दिया है। जो पहाड़ों से आने वाली हवाएं, जो उत्तराखंड से हवा आ रही है, वो काफी ज्यादा सर्द है और ऐसे में मौसम लगातार बदल रहा है। 19 जनवरी तक वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ पर कोहरा छाया रहेगा और 20 जनवरी के बाद से ही मौसम खुल पाएगा। दूसरी जो बड़ी खबर है वो कलंकता की है, यानी भ्रष्टाचार की है। मैं आपको बता दूं कि मेरठ में एडीएमएलए के कार्यालय से एक रिश्वतखोर अमीन को ठीक है, माफी चाहेंगे, वक्त की बंदिश है थोड़ी सी जो है, लेकिन न्यूज़ 18 पर वो तमाम खबरें जो हम अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे जो आज बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।